শেখগুলি আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। अयूब खान को हमने देखा कि एक सियासी बंदे ने जब अयूब कुत्ता के नारे लगाए, कौन कौन सियासी शख्सियत थी वो? जुल्फकार अली भट्टू, अब जब इलेक्शन हुए जो फौजी डिक्टेटर ने कराए, एक्सीलेंट इलेक्शन कराए, उनका रिजल्ट क्या आया कि मुजीबुर रहमान को सीटें मिली 164। आज हमारे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब, और ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते, फ़ौरन ही सवालात के ऊपर आते हैं। बहुत कीमती टाइम है उनका, तो उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि कहाँ पर गायब हैं वो आजकल? जी आजकल ज़्यादा वक्त तो शरकपुर शरीफ में स्पेंड हो रहा है दोस्तों के साथ, और सियासी हालात तो फिर आपके सामने हैं, जिस तरीके से सियासत को जकड़ा जा रहा है। तो कौन जकड़ है सियासत को? देखें, ये जो भी हो रहा है ये हमारे जो सियाने हैं वही कर रहे हैं। सियाने कौन है? मतलब मैं तो इसका जिम्मेदार मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को ठहराऊंगा, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है। अच्छा, तो सारा कुछ। इमरान खान को क्यों आप जिम्मेदार इसका नहीं ठहराएंगे? इमरान खान की गलतियां हैं और उसका असल जिम्मेदार तो फिर इमरान खान ही है। तो जिम्मेदार इमरान खान भी? अगर मैं बिल्कुल इंसाफ से फैसला करूं तो असल जिम्मेदार इस सारे बहरान का इमरान खान है। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर थोड़ा सा बताएं आप आजकल की मसरूफियात क्या आपकी, कहाँ पर होते हैं ज़्यादा टाइम, क्या कर रहे हैं शरकपुर शरीफ के अंदर? कोई सियासत के ऊपर कोई काम कर रहे हैं आजकल, लोगों की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, या पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कोई प्लान बना रहे हैं? तो हमें थोड़ा सा बताएं आजकल गायब कहाँ पर? जी, एक तो अपनी कारोबारी मसरूफियात थोड़ी दोबारा शुरू की हैं, माशाल्लाह, और फिर दोस्तों के साथ वैसे जो मेल मुलाकात पॉलिटिकली वो तो चलता ही रहता है। और पाकिस्तान की मामलात जो ख़राबी की तरफ हैं, मैंने तो हमेशा इन चीज़ों को सोचा है कि मुल्क का फ़ायदा किस में है। मेरी कभी ये सोच नहीं हुई शख्सियत परस्ती की या पार्टी के नशे की। मुझे नशा है तो अपने कंट्री का है, तो मैंने तो हमेशा उस तरीके से सोचा है। और आजकल फिर मैंने थोड़ा काम भी किया, और वो चीज़ें लिख के 2 माह पहले भी मैंने तमाम जिम्मेदारान को भेजी हैं, प्रेसिडेंट साहब को, केयर टेकर वज़ीर आज़म को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और चीफ इलेक्शन कमीशनर को। जवाब आया उनका किसी का? जवाब तो नहीं आया, मेरे पास डाक की रसीदें मौजूद हैं उनकी वसूलियों के, चूँकि मैंने वो भेजा था ताकि वापसी मुझे प्रूफ मिले कि ये डिलीवर हो गया। आपने कोई ऐसी बात नहीं कर दी जिनका जवाब ही ना उनके पास? नहीं, शायद वो उनके लिए उनकी समझ से शायद ऊपर की बात हो। और इससे पहले ये मैंने शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी भेजा कि जनाब आपके आखिरी दिन है और जाते जाते ये अमेंडमेंटें कर जाएं। वो बेशुमार 2 नंबर किस्म की अमेंडमेंटें तो रातों रात उन्होंने की, लेकिन जो रियल चेंज लाने वाली चीज़ें थी वो ना सोचने का टाइम है उनके पास, ना गौर का टाइम है। असल में हमारा अलमिया ये है, हमारे जितने लीडरान हैं अक्सर, इल्ला माशाअल्लाह चांदे को छोड़ के, अक्सर जो हैं उनको फ़िक्र ये होती है कि मेरा फ़ायदा किस में है, मेरी पार्टी का फ़ायदा किस में है, मेरे ख़ानदान का फ़ायदा किस में है। ये फ़िक्र नहीं है कि लोगों का फ़ायदा किस में है, पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। उधर सोचने का टाइम ही नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि अब आप जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, सबसे पहले बड़ा मुझे वैलिड इसका, अगर आप एक लाइन में जवाब दें, अगर आप इसका मुझे एक लफ्ज़ में जवाब दें कि तमाम सियासी बहरान 1947 से लेके जो 2023 तक, आज तक हम एक वर्स सिचुएशन के अंदर जाते जा रहे हैं, हमारी एक टिप लग गई है, इस सब का ज़िम्मेदार करंट सिचुएशन के अंदर कौन है? देखिए, मैं तो जो मैंने देखा है, अयूब दौर में वो संभाली, और उस वक्त प्रेसिडेंट अयूब खान थे। मेरे सके पुफा जिनकी तरबियत आला हज़रत शेर रब्बानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की गोद में हुई, और मेरी बड़ी पप्पो के साथ फिर शादी हो गई उनकी। वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इंफॉर्मेशन अफसर थे, मियाँ ज़ोहरुद्दीन मियाँ, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपॉइंट किया था पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, और जुल्फ़कार अली भट्टू तक वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे। तो उनकी वजह से फिर हम जब आते जाते थे, पहले कराची में दरारुल खिलाफा था, तो
ज़ाहिर है पता होता था कि सदर अयूब के पास जा रहे हैं ये, और फिर जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तो वो भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। तो मैं तो अयूब दौर से लेके आज तक की बात करूँगा, जो मैंने ज़ाती तौर पे ऑब्ज़र्व किया या जो हिस्ट्री में मौजूद है, इस सारे बहरान का ज़िम्मेदार हमारे सियासी कायदीन है। बदकिस्मती ये है कि ये मलबा डाल देते हैं मिलिट्री के ऊपर। फ़र्क क्या है कि इनके पास माइक है, मिलिट्री जर्नल तो माइक पे नहीं आ सकते, जिस तरीके से अदालतों के जज माइक पे नहीं आ सकते। अपनी इनकी गलतियां होती हैं तो डाल देते हैं मिलिट्री के ऊपर। सामने मशरक़ी पाकिस्तान है, मुझे बताएं उसमें यह का क्या इंटरेस्ट था? कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहां वो इलेक्शन है जिनको आज तक पीपल्स पार्टी वाले भी, मुस्लिम लीग वाले भी, तहरीक इंसाफ वाले भी सब ये कहते हैं कि वो इलेक्शन या ने गैर जानबदार कराए थे और ठीक कराए थे। अगर फौजी क़यादत की बदनीति होती तो वो उस इलेक्शन को मोनोपोलाइज करता ना। अयूब खान को हमने देखा कि एक सियासी बंदे ने जब अयूब कुत्ता के नारे लगाए तो वो रिजाइन देके घर चला गया। कौन कौन सियासी शख्सियत थी वो? जुल्फ़िकार अली भट्टू, ठीक है। तो अयूब सब घर चले गए। अब जब इलेक्शन हुए जो फौजी डिक्टेटर ने कराए, एक्सीलेंट इलेक्शन कराए, उनका रिजल्ट क्या आया कि मुजीबुर रहमान को सीटें मिली 164, ओके, और पीपल्स पार्टी को सीटें मिली ओनली 84, तकरीबन 84 या 83। अच्छा, जिसको 164 मिली हैं, भट्टू सब चाह रहे थे इक़्तिदार उसको ना मिले, ओके, जो उससे आधे पे हूं और मुझे इक़्तिदार मिले। और फिर इनकी सीटें भी सिर्फ कराची के अंदर और लाहौर के गिरदोनवा में थी। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो इनको कोई एक सीट भी नहीं मिली थी। मुजीबुर रहमान की चंद सीटें इधर भी थी, लेकिन उधर वो तकरीबन 100% सीटें ले गया था। नहीं, इधर सीट नहीं मिली थी उसे, लेकिन उसने बंदे खड़े किए थे, जीते नहीं थे। लेकिन बांग्लादेश के और मशरक़ी पाकिस्तान से सिर्फ 2 सीटें लूज़ की उसने, बाकी सारी उसकी सीटें थी। तो अब भट्टू साहब का इंटरेस्ट था कि मैं हुकूमत कैसे कर सकता हूँ, उसका तरीका ये है कि इसको तोड़ें। ओके, इन्होंने साजिश की, याह्या खान को बहकाया, गर्द पट्टी के ऊपर चढ़ाया और इलेक्शन बार बार मुलतवी कराए। प्राइम मिनिस्टर के जनरल इलेक्शन तो हो चुके थे, जब कौमी असम्बली का इजलास होना था वो भट्टू साहब बार बार मुलतवी करा रहे थे। और एंड पे याह्या खान का नहीं, अब ये आखिरी डेट है, यह इलेक्शन होगा, अब जाएं ढाके में और इजलास करें। फैसला दे दिया। तो भट्टू साहब ने उस वक्त जुमला क्या बोला, मशहूर जुमला है कि जो ढाके जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये बलबदरी थी, ये फौजी डिक्टेटर ने कहा था, ये अवामी बंदे ने कहा था। नशा लालच का उसके अंदर था। लेकिन जब भट्टू ने बदमाशी से किसी को तो जाने नहीं दिया, हालांकि मौलाना नूरानी भी जाना चाह रहे थे, मुफ्ती महमूद साहब भी जाना चाह रहे थे, जमात इस्लामी के बंदे भी थे वो भी जाना चाह रहे थे, मुस्लिम लीग की 8 सीटें थी ये भी पॉजिटिव जेस्चर दे रहे थे, लेकिन भट्टू आकड़ गया, बदमाशी कर रहा था। चूंकि कराची के अंदर उसका होल्ड था, एयरपोर्ट था ही उधर। तो जब ये लोग जा ही नहीं सके और एक ही बंदा सिर्फ गया, अहमद रजा कसूरी, जिसको बाद में भट्टू ने मरवाने की कोशिश की, वो बच गया, उसका बाप शहीद हो गया। तो जब वो इजलास भी नाकाम हुआ तो उस वक्त मुजीबुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दी कि ये बार बार हमारी अक्सरियत तस्लीम नहीं कर रहे, हमें अक्सरियत छीननी पड़ेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? या जिम्मेदार था, भट्टू जिम्मेदार था। लेकिन फिर मुजीबुर रहमान साहब को तो मरवा दिया गया था, आई थिंक असैसिनेशन। देखें, वो तो फिर साजिशें बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस वक्त जब ये गैर आइनी इक़दाम कराए गए और याह्या खान को बहकाया गया कि नहीं मैं उसे कोऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं उसे मीटिंगें लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मिलजुल के हम हुकूमत करें, तो याह्या सोचता था कि ठीक है यार आप कर लो मीटिंगें, वो तो पॉजिटिव जेस्चर दे रहा था। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया और याह्या खान ने कहा नहीं अब ये रिजल्ट आए ना आए, अब ये कौमी असम्बली का इजलास होगा और आप फैसला करें, अवाम फैसला करें। भट्टू साहब बदमाशी भी आ गए। उस बदमाशी की वजह से बांग्लादेश के अंदर तहरीक शुरू हुई। तहरीक जब हुकूमत जिसकी थी, इधर जुलूस अगर निकलेगा तो जो भी इस इलाके का थानेदार है उसी ने संभालना है। तो वो उस वक्त पूरे मुल्क का थानेदार तो याह्या खान था।
ठीक है जी। तो उसने संभालने की कोशिश की, वो नहीं संभाल सका। फिर उसने मिलिट्री को कहा यार इस जुलूसों को रोकें। मिलिट्री ने फिर, उसके पास तो डंडा होता ही नहीं, होती गन है। जब गन से रोका तो कई बंदे मरे, शहीद हुए। फिर वहाँ के जो एमपीए थे, जिम्मेदार लोग थे, वो भागकर कोई इंडिया चला गया, कोई श्रीलंका चला गया। तो एक जब जंग शुरू करा दी मिलिट्री के साथ पब्लिक की, इंडिया ने उससे फायदा उठाया, उसने भी मना कर दिया। तो जिस दिन फौज ने हैंड्स अप किया है, जी मेरे पुफा ज़ोहरुद्दीन मियां गवाह हैं, उन्होंने आप ये बात बताई कि प्रेसिडेंसी में जुल्फ़िकार अली भट्टू और याह्या खान दोनों शराब पी रहे थे। तीसरा बंदा सिर्फ मियां ज़ोहरुद्दीन साहब थे। अरे जिस दिन ढाका फॉल हुआ है, ढाका फॉल के टाइम पे सिर्फ 2 बंदे थे, भट्टू और याह्या इकट्ठे बैठे थे, ठीक है, शराब पी रहे थे। उधर से खबर आई कि जनाब हमने सिलेंडर कर दिया फौजों ने, चूंकि अवाम साथ नहीं दे रही थी, इधर से असला जा नहीं रहा था, और फौजें क्या करती। तो जब सिलेंडर की खबर आई, याह्या ने वो खबर सुनी, भट्टू को बताई, तो दोनों क्या लगा के हंसे। और ज़हीरुद्दीन मियां ने जब घर आके बात की, उनकी आंखों में आंसू थे, शराब पी रहे थे और दोनों हंसे। ठीक है, ये सिचुएशन है। लेकिन चूंकि याह्या फौजी डिक्टेटर था, बाद में साइड पे हो गया, भट्टू के हाथ में माइक आ गया, तो मलबा डाल दिया याह्या के ऊपर, फौज के ऊपर। फौज का क्या कसूर था उसमें, लालच तो तेरा था। यही हिस्ट्री बाद में आ जाती है। जब जुल्फ़िकार अली भट्टू को इक़्तिदार मिल गया यहाँ 2 नंबर तरीके से, गद्दारी से, मुल्क तोड़ने के बाद, तो जो इसने आर्मी चीफ बदले एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या किसी आर्मी चीफ ने गन रखी उसके ऊपर कि नहीं मेरे आर्मी चीफ बनने पे साइन करो? सीनियर्स को रिटायर करते गए, जूनियर्स को लगाते गए। जी बिल्कुल। तो किधर आर्मी ने रोका इनको? आर्मी ने तो जी सुने किधर रोका? एंड पे ज़ियाउल हक साहब जो शरीफ आदमी थे, नमाजी आदमी थे, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे चीज़ों में। भट्टू ने देखा यार ये बंदा मस्जिद में बैठा रहता है, सबसे जूनियर है, इसको आर्मी चीफ लगा दो। तो जब ये जुमला बोला जाता है, ये हमारे बड़े बड़े सियासतदान बोलते हैं, मिलिट्री काम नहीं करने देती। भाई जब मिलिट्री का मतलब बिग बॉस, तो बिग बॉस जब अपने लिए आपको कुछ नहीं कह रहा, तो किसी और के लिए क्या कहेगा? तो आपने अपनी मर्जी से सीनियर्स को रिटायर किया, जूनियर को लाके आर्मी चीफ बना दिया, ज़ियाउल हक साहब को। तो किधर आर्मी ने ट्रबल पैदा की? अब वो जिसको तुमने शरीफ समझा, जो शरीफ था, नेक था, नमाजी था, परहेजगार था, तुमने देखा यार ये बंदा लगा दे बस ठीक है, ट्रबल नहीं देगा, वो लग गया। भट्टू ने जो इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए, गैर आईनी गैर कानूनी कराए, आइन से मावरा होके कराए। कल भी मैं एक बात सुन रहा था काशिफ अब्बासी साहब की, उसमें वो एक सामने बात की कि जी वो जो सियासतदान हैं वो आउट ऑफ वे जाते हैं तो फिर हालात ख़राब होते हैं। तो काशिफ भाई कहते हैं कि नहीं वो सियासतदानों को तो राइट है। भाई क्या राइट? कानून से मावरा राइट है कोई वज़ीर आज़म का, या आइन से ऊपर कोई राइट है उसका? तो अगर सियासतदान आइन तोड़े तो वो जायज़ है, ठीक है ना? तो जब वो एहतजाज हुआ भट्टू के जाली इलेक्शनों के खिलाफ, कराची से पेशावर तक हुआ एहतजाज, लाहौर में गोलियां चली, पिंडी में गोलियां चली, लोग शहीद हुए, लोग गिरफ्तार हुए, मामला मैनेज नहीं हो रहा था, तमाम सियासी जमातें भट्टू के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। तो एंड ऑफ द डे जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसको स्टार लगे हुए थे, उसका मुल्क है। फिर उसने देखा कि यार ये मुल्क के अंदर बेड़ा कर रहा है और कोई कानून और आइन नहीं ये समझ रहा। उसने फिर जाके गिरेबान से पकड़ लिया। मुझे बताएं क्या उसने गलत किया? क्या भट्टू खिलाफ आइन काम करे वो जायज़ है? तो ज़ियाउल हक अगर आइन की किताब पीछे रख के मुल्क को बचा लिया उसने, तो वो नाजायज़ हो गया। यही पूछे नवाज शरीफ साहब की हुई बाद में कि जब आपने को 2 तय सीरीज मिल गई, आप बार बार आर्मी चीफ बदलते रहे, आर्मी चीफों का मजाक उड़ाते रहे, ठीक है ना? तो वो ठीक था। आप ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाए तो वो आईनी है, ठीक है ना? और आप आर्मी चीफ को एक जहाज के इंडिया में उतार दें, इसको गिरफ्तार कर लें, यह आईनी है। तो फिर जब फौज के अंदर भी एक गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ लिया, तो वो गैर आईनी हो गया। देखिए ये जितने मामले, अभी जो इमरान खान साहब का मामला है, ठीक है ना, अदम एतमाद खान साहब अपनी खुद नहीं रोक सके। जनरल बाजवा को खुद कह दिया कि आप सियासत में दखल ना दिया करें, उन्होंने कहा ठीक है हम पे न्यूट्रल रहते हैं।
तो खुद न्यूट्रल कर दिया। बाद में आप अपनी अदम एतमाद संभाल नहीं सके। पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का हक था आपके खिलाफ अदम एतमाद करें, आप संभालें। किसी एक बंदे का नाम बता दें इमरान खान साहब जिसको इन्होंने फ़ोन किया हो। मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ, हम पंजाब असम्बली से 14 आदमी थे पहली दफ़ा जब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से बुज़दार साहब के ज़रिए खान साहब को मिले। और मैं तो खान साहब के विजन की वजह से उनके साथ था 2012 से, और यार फैसल न्याजी था, बाकी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग थे। अब 14 बंदों में से 2-4 माह बाद 3 बंदे छोड़ गए, बुज़दार साहब के पास आना जाना या खान साहब का साथ देना। किसी ने उनको नहीं पूछा आप क्यों छोड़ गए। फिर 2 छोड़ गए, उनको किसी ने नहीं पूछा। तो करते करते एंड में हम सिर्फ 4 रह गए, जो 10 चले गए। किसी एक बंदे को बताएं जो पंजाब के सदर थे, या मैडम यास्मीन राशिद बता दें, चौधरी एजाज साहब बता दें कि हमने बड़ा समझाया यार वो, यानी मैं तो विटनेस हूं। इतने नलायक लोग इकट्ठे हुए हैं। और खान साहब का ये बेसमझी थी, खुद तो वो बंदा बड़े विजन का है, टीम सारी नलायकों की इकट्ठी की हुई थी। अब उन नलायकों के जरिए, और ये बातें मैंने खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कही कि खान जी आप बात करते हैं रियासत मदीना की, आप बात करते हैं नबी पाक की सीरत की, आपसे बात निकले दिल से। ब्रिगेडियर अहमद उसके पास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर जो आपकी इर्द गिर्द टीम है उनको तो रियासत मदीना के माने भी नहीं आते। मैं तो आपसे पूछूंगा बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 30 सेकंड में बताएं रियासत मदीना क्या होती है, तो फिर हम उस पर सिर्फ अगले 3-4 मिनट बात करेंगे। रियासत मदीना क्या होती है? देखिए, रियासत मदीना का मतलब तो ये है ना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसाफ रसूल के मुताबिक रियासत कायम की, जिसके अंदर यहूदियों को भी अमन था, ठीक है जी, बुत परस्तों के लिए भी अमन था, ईसाइयों के लिए भी अमन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने घर में रहे हम उसका एहतराम करेंगे, हम उसकी तोफ़त करेंगे। ठीक है जी। आप बाहर निकल के वो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी पाकिस्तान के अंदर जितने हिंदू रह रहे हैं, कोई हिंदू बताए कि उसकी जायदाद को या उसके मालो दौलत को किसी ने ट्रबल दी हो। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना, इंसाफ कायम करना, ये रियासत मदीना अच्छा है। ठीक है, मुझे बताइए 2018 से ये रियासत मदीना नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आ गए तो उन्हीं का खानदान रहेगा, भट्टू आ गए तो भट्टू का खानदान रहेगा। जी जी जी, मैं इस पर ये तो खानदानी जगीरदारी है। मैं मुझे थोड़ा सा इस पर मौका दीजिए ना कि चलें, अगर भुट्टो के खानदानी सियासत चलाई, नवाज शरीफ ने खानदानी सियासत चलाई, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान ने खानदानी नहीं लेकिन उसने एक अहमकाना सियासत चलाई? नहीं, अहमकाना तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी सियासत चलाई जिसके अंदर लोगों को तकसीम की सियासत चलाई। अब तकसीम क्या था? बिल्कुल, वो खान साहब का स्टाइल गलत था। देखें, मैं खान साहब से मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत है, लेकिन आज इख्तलाफ, पहले भी था लेकिन आज मेरा इख्तलाफ उनसे अलहदगी का बायस बना। जब ये वज़ीर आज़म बने और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे, ये उनसे हाथ नहीं मिलाते थे। मैं इस चीज़ को अपोज करता था। मैंने बुज़दार साहब को कहा ये खान साहब क्या करते हैं भाई, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये क्या ये आईनी है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन से बात ना करें? या जब मीटिंग आपको आइन कहता है कि फलां चीज़ें आपने लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल के करनी, ये तो फिर बदतमीजी के ज़ुमरे में नहीं आती ऐसी बातें। ये चीज़ें दिमागी खराबी की हैं। यानी मैं तो इन चीज़ों को अपोज करता रहा हूँ। मैं कोई तफरकों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई वो नहीं बात कर रहा कि नस्लों की डिवाइड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी ना मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से कभी पंजाबियों ने पंजाबी कार्ड नहीं खेला, कुछ जमातें हैं जो सिंधी कार्ड भी खेलती हैं, कुछ बलोच कार्ड भी होता है। फिर अब अगर आपने नोटिस किया, आप मुझे इस पर ना स्पेसिफिकली बताएं कि अभी इमरान खान साहब जेल में थे, सबको सिचुएशन का पता क्या चल रही थी। इमरान खान साहब ने जिस बंदे को अपॉइंट किया अपना मैसेंजर, उस बंदे का नाम था शेर अफजल अब्दुल मरवत खान, समझ जो भी उनका नाम था, लेकिन उनके नाम के एंड में आता था खान। वो बाहर निकलते थे और वो कहते थे, ट्वीट्स करते थे, पठानों यकजा हो जाओ। उनकी ट्वीट्स है कि पठानों यकजा हो जाओ। अब ये अगर वो पठानों को मुखातिब करते थे। नंबर 2, वो जब चलते थे तो इस तरह उनकी वॉक दिखाई जा रही थी। उसके ऊपर एक कल्चर डेवलप दोबारा किया गया कि ये भाई बदमाश बंदा है, बदतमीज़ी का जो है खान साहब का टिपिकल एलिमेंट था। शलवारें गीली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर शेर मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि अब वो मुझ में इमरान खान को देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ऑडियंस उनको इमरान खान समझ रही है, क्योंकि मरवत खान इमरान खान। फिर उन्होंने KPK में मासूम
पठानों के इलाकों में उन्होंने वहाँ पर जलसे करना शुरू कर दिया, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं किए। इमरान खान की जीरो परफॉर्मेंस पे बंदे कहाँ से इकट्ठे हुए? परफॉर्मेंस कहाँ पर थी? बंदे तो इकट्ठे हुए बरादरी के नाम पे, यानी कि पठान होने के नाम पे। फिर जब मरवत साहब के साथ अभी पिछले दिनों हैंड हुआ, तो जो अब सरबराह लगे पार्टी के, उनका नाम क्या? नहीं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है गौहर खान। कोई पंजाबी नहीं लगा, कोई सिंधी नहीं लगा, कोई बलोची नहीं लगा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं आप कि इमरान खान खानों क्यों खान, आप कह रहे हैं कि जी डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ख़ानदानी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये वाली पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि आप जब भी ओहदा दें, आप किसी को भी अपॉइंट करें उस चीज़ के ऊपर, तो आप उसके नाम के साथ खान लगाना ज़रूरी है? ये क्या वजह है? थोड़ी सी आप मुझे स्पेसिफिकली इस पर बताइए। नहीं, देखें, ये तो कोई इतराज़ बनता नहीं है। सिचुएशन के मुताबिक ही उन्होंने फैसला करना था। और देखें जी, अब आपने मुझे, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पंजाबी को लगाएं, सिंधी को लगाएं। देखिए शरपुरी साहब, मुझे बताएं, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो बोला गया कि इतने अरसे बाद दोबारा हमारी हुकूमत आई। वहाँ पर ये नारे लगे केपी के साइड में कि बहुत अरसे बाद हमारी हुकूमत आ गई दोबारा, यानी कि एक खान के बाद दूसरा खान आया। तो उन्होंने नहीं, वो देखें, ये फीलिंग इलाकों में, बरादरियों में होती है, लेकिन लीडरान का काम नहीं है कि उस चीज़ को हाईलाइट करें। ये तो कर रहे हैं हाईलाइट जी। लीडरान को तो बैलेंस रखना चाहिए। वो मेरी बात सुने, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग तो जी इमरान खान साहब के कलमे पढ़ेंगे। इमरान खान साहब किसी पंजाबी की ड्यूटी लगा देंगे, वो पेशावर में जाके 2 बंदे इकट्ठे कर दे, किसी सिंधी की ड्यूटी लगा दें। यार, जब आपने इतनी डिवाइड की सियासत की है, देखें हमें डिवाइड किया। मेरी बात सुने, आप मरवत साहब है ना, मरवत साहब को पंजाब में जलसा करने की इजाज़त दे दें, पंजाबी वैसे इकट्ठे हो जाएंगे। देखें, उनको कराची में जलसा करने की इजाज़त दे दें, सिंधी वैसे इकट्ठे हो। अच्छा, केपी के में उनको इजाज़त फिर किस तरह मिल गई? केपी के में उन्होंने कैसे कर लिया? मतलब अब ये मुझे नहीं आप बताएं ना, केपी के में उनको इजाज़त है आपके मुताबिक? देखें, वो पंजाब में उनको इजाज़त वहाँ भी तो सुना, मैंने तो इतना चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन सुना जी कि पुलिस वो उठा के लेके जा रही थी, कुर्सियाँ कर्सियाँ, उनके जलसे को तोड़ फोड़ किया गया। यानी कि हुकूमत जो हमारी, आप मुझे एक बात बताएं, ऐसी कोई बात हो, देखिए पीटीआई का तो सोशल मीडिया इस मामले में बहुत चैंपियन है। वो तो छोटी सी खबर होगी ना तो बना देता है। चले हम मरवत साहब से भी आगे निकलाते हैं, हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। हमारे मुल्क के जो आजकल के हालात हैं, जिसका एक बहुत हॉट टॉपिक है, और मैं माजरत के साथ किसी खातून को अपने टॉपिक का नहीं एक वो हिस्सा बनाना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि वो औरत पाकिस्तानी सियासत को इतना इन्फ्लुएंस कर गई कि उसकी वजह से हमें लगता है कि कौन सी जी, जो जिनको पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खातून बोला जाता है, बुशरा बीबी, जिनके बारे में बोला जाता है कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही थी, जिनके बारे में बोला जाता है कि वो कहती थी सीट निकलेगी तो सीट निकलेगी, वो कहती थी सीट नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, हर चीज़ चलाती थी। तो अब मैं ना स्पेसिफाई थोड़ा सी चीज़ों को करता जाता हूँ। देखिए, ये खान साहब की कमज़ोरी थी। बुशरा बीबी को मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी मिला हूँ। अगर मिलता, उनसे 4 बातें होती हैं आमने सामने, तो फिर मैं कोई राय कायम कर सकता था। लेकिन ख़वातीन ना तो पीर हो सकती हैं, और 1,24,000 अंबिया आए, कभी किसी खातून को आपने नबूवत नहीं दी, और पीर बैत करने की इजाज़त भी कभी किसी शेख ने, किसी वली कामल ने, किसी औरत को कभी नहीं दी। अच्छा, ये आप मुझे, सॉरी मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा प्लीज़। ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए ना, ये इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि आपकी बात जो है वो हमें भी पता है एज अ मुस्लिम कि 1,24,000 कमपेश जो अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़, कोई एक भी खातून, उनमें से एक भी खातून नहीं, खातून को अल्लाह ताला ने कभी नबूवत नहीं अता फरमाई। जी ठीक है, आगे प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इसको डिटेल बताइए, तो फिर इनको ज़रा जोड़िएगा बुशरा बीबी के साथ। हाँ, मतलब देखें, मैं पहली बात तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन कई ख़वातीन हैं, जैसे हज़रत राबिया बसरी थी, जो अल्लाह अल्लाह करने वाली हैं, और उनकी नेकी परहेज़गारी, या जैसे हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, लोग साहबा उनसे बड़े मसाइल समझते थे, पूछते थे, तो उनसे रहनुमाई तो ली जा सकती है, लेकिन पीर नहीं कहा जा सकता, ना उनको पीर माना जा सकता है। हाँ, वो आलिमा हो सकती है, आबदा जाहिदा हो सकती हैं। नहीं तो जो खान साहब ने उनको पीर का दर्जा दिया वहाँ पर, बस ये खान साहब की कमज़ोरी क्या है? नहीं देखें, मैं अभी आपसे जितनी भी बात हुई ना, तो मुझे खान साहब की कमज़ोरियाँ ही नज़र आ रही हैं अभी तक। मुझे एक भी खान साहब की स्ट्रेंथ नहीं नज़र आई, सिवाय आपने भी रियासत मदीना की बात की जी, उनका रियासत मदीना का नारा था, तो मुझे आपने ना वो एक कल्बी फ्लेवर था उनका। ले जी, मुझे 15 सेकंड में अगर आप इसका जवाब दे देना तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या रियासत मदीना में, आप छोड़ दें नमाज जरदारी सबको छोड़ दें, क्या रियासत मदीना में 300 कनाल का बनी गाला जायज़ था?
नहीं तो वो तो उनका जाती था, इसमें क्या है? अच्छा, अगर उन्होंने कोई किसी से लूटा तो नहीं अरे ना? ठीक है, तो नवाज शरीफ का भी फिर जायज़ है जी, वो भी जायज़ है। बिल्कुल, जो अगर उन्होंने अपने हलाल के पैसों से कमाया तो जायज़ है। आसिफ अली जरदारी साहब का भी जायज़ है, लेकिन अगर उन्होंने अपने पैसों का तो लेकिन जायज़ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आज हमारे पैगंबरों में से या नबूवत का सिलसिला मिसाल के तौर पे अभी तक होता, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे दरमियान होते, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 8 करोड़ की गाड़ी में घूमते? क्या वो उनके लिए हमारी जिंदगियां नहीं, वो तशबीना थे। उसकी रीज़न ये है, पहली बात तो ये है कि 8 करोड़ की गाड़ी में घूमना कोई मना भी नहीं है, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास वसाइल हैं नहीं हैं। अगर हैं तो आप घूम सकते हैं, और अगर नहीं है तो खाम खा इसका ज़ौक जो है वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हम अब थोड़ा सा ना बुशरा बीबी को स्पेसिफाई करते हैं, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दोबारा इसको शुरू करेंगे। बुशरा बीबी को पीर माना गया, उनके पास डिफरेंट कम्युनिटी से लोगों ने आके उनसे दम दरूद कराना शुरू किए। खबरों पर मुझे देखे ना, मुझे एक चीज़ बुशरा बीबी की आज तक समझ नहीं आई। जो प्री प्लान्ड खान साहब से शादी के लिए गई, ये फेल कोई काबिल तारीफ फेल नहीं था। प्लानिंग से वो गई और बनी काला को फोकस किया और अपने खामद को कहा कि मैं तलाक दे दें क्योंकि मैंने उधर जाना है, तो ये फेल तो कोई अच्छा नहीं था। अभी वो हमारे लेकिन एक है शरई सारा तरीक़ाकार, तो उसको मेरे ख्याल में काबिल तनकीद भी नहीं बनाना चाहिए। प्लीज़ मैं इस पर बात करूंगा। देखें, शरई बात जहाँ पर कर रहे हैं ना, तो जिन्होंने निकाह पढ़ाया उन्होंने बताया कि मैंने 2 दफ़ा निकाह पढ़ाया। हाँ, पहले उन्होंने एक मिस्टेक की जी, अच्छा नहीं, मिस्टेक तो अब आप गैर शरई काम किया जी, ठीक है, वो तो एक बिग मिस्टेक की। यानी कि इमरान खान का साहब का जो निकाह था वो तो नंबर 1 खैर शरई हुआ। आप इस पे बात पहला निकाह बुशरा बीबी से, ठीक है। अभी आपसे बात हो रही थी बुशरा बीबी की, जिसके अंदर आपने भी इमरान खान साहब की फिर से गलती आइडेंटिफाई की कि उन्होंने जो पहला निकाह किया वो शरई जायज़ नहीं था, बिल्कुल गैर शरई था। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, अता ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कल कि ना इद्दत मुकम्मल की ना मुद्दत मुकम्मल की, और उन्होंने कहा कि मौलाना हजरात इस पर रहनुमाई फरमाएं कि इस पर कुछ थोड़ी सी बात करें। जो और लोगों ने किया ज़िंदगी में वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि एक तो खान साहब मुद्दत भी मुकम्मल नहीं कर पाए और इन्होंने गैर शरई तौर पर अपनी शादी भी की यहाँ पर। क्या खान साहब को थोड़ा सा ख्याल नहीं करना चाहिए था कि जो हालात पैदा किए हैं उन्होंने, और उस टाइम पे शादियों के चक्कर में पड़ गए इस मुल्क में? इस टाइम पे तो वो सोचे कौम को अपना बच्चा बनाए, वो अपने इस चक्कर में पड़ गए कि मैं सुकून में रहूँ, मेरी लाइफ ठीक चले। थोड़ा सा बताइए कि इस उम्र में शादी करना, जब आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ थीं, चाहे वो शरई थी या शरई नहीं थी, क्या वो ठीक थी? नहीं, शादी करना तो कोई जुर्म नहीं है। अताज साहब के पहले सवाल, अताज साहब का सवाल भी गैर मुनासिब है। अताज साहब ने अगर सवाल करना है तो सबसे पहले मरियम साहबा से इस तरह के सवाल करें, फिर शहबाज शरीफ साहब से करें, हमजा साहब से करें, फिर नवाज शरीफ साहब से करें। अगर उधर से क्लैरिटी मिले किसी और की तरफ उंगली उठाएं। देखिए, ये फॉल्ट सब के अंदर है। ये तो खान साहब ने जो निकाह कर लिया, वो तो बगैर निकाह के भी शायद ऐसी गलतियाँ उनसे होती रही हैं। तो लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो बंदे की इंडिविजुअल हैं, इसकी ज़िम्मेदारी उसके अपने ऊपर है और उसके खुदा के साथ है, ठीक है ना। अगर बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो ये तो घर के अंदर की बात, मैं समझता हूँ हमें उसके ऊपर उंगली उठानी ही नहीं चाहिए। देखिए, हमें ना जब वो घर के अंदर की बात इस मुल्क का हॉट टॉपिक होगी, वो घर के अंदर की बात ऐसी होगी। हॉट टॉपिक जिन लोगों ने बनाया है वो दूसरों की बातें ये हॉट टॉपिक क्यों नहीं? क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि उस्मान बुज़दार जो थे वो फ्रंट मैन थे बुशरा बीबी के? नहीं, उस्मान बुज़दार बुशरा बीबी की चॉइस ज़रूर थे, लेकिन शरीफ आदमी थे और उनकी कह लें ऐसी काबिलियत नहीं थी कि इतनी बड़ी सीट पे उन्हें बैठाया जाता। अच्छा, ये इमरान खान साहब की एक बिग मिस्टेक थी। नहीं, इमरान खान साहब की बिग मिस्टेक थी, लेकिन बुशरा बीबी को इतनी अथॉरिटी किसने दी? अब आप कह रहे हैं कि उनका घर का मसला है, अभी आपने कहा, लेकिन वो औरत हमारी सियासत में। हाँ, ये बात करें ना जी, ये हमारा मसला है जी। हाँ, वो निकाह हमारा मसला नहीं है। नहीं, वो हमारा मसला है। वो मैं बताता हूँ क्यों ये हमारा मसला। देखिए, हमारा मसला क्यों है वो, उनका निकाह हमारा मसला नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन, हमारा मसला ये है कि बुशरा बीबी ने अगर रिकमेंड किया और खान साहब ने उनके रिकमेंडेशन पे लगाया, तो ये उन्होंने कौम के साथ एक बिग मिस्टेक। अच्छा, ठीक है, ज्यादती। अच्छा, हमारा मसला निकाह कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ। खान साहब ने जिस टाइम के ऊपर रियासत मदीना का नारा लगाया ना, तो रियासत मदीना का औरा 22 करोड़ अवाम पे इफेक्टेड था। वो 22 करोड़ अवाम रियासत मदीना के असूलों पे ऊपर ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद थी और सोच रही थी। फिर उसी रियासत मदीना के चैम्पियन ने, जिसने वो नारा लगाया, उसने
इद्दत में गैर शरई निकाह किया और उसका प्रूफ देना, अदालत में जाके जाते भी नहीं है देने के लिए। तो जब उन्होंने ऐसी हरकत की तो क्या ये चीज़ अवाम के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी कि यार हम तो जिस बंदे के पीछे लग के हम रियासत मदीना देखिए बना वो रहे थे। अगर जिम्मेदारी आती भी है ना, तो मैं अगर ट्रू बात करूँ तो वो बुशरा बीबी पे आती है, खान साहब पे नहीं आती। उनको पता था उनकी इद्दत पूरी हुई कि नहीं हुई, और खान साहब तो शायद इतने मसाइल को इतनी बारीकी से जानते भी ना हों, तो उन्होंने जब कह दिया होगा मेरी इद्दत पूरी हो गई है, उन्होंने मान लिया होगा। तो ये भी प्लानिंग भी उन्होंने ही की कि हम खान साहब को ट्रैप करें या अपने अकीदतमंदी में लेके अगर आए। मैं इसको हनी ट्रैप बोलूँ तो ये गलत तो नहीं होगा? नहीं, पता नहीं अब इसका क्या मैंने हनी ट्रैप होता है कि किसी से राज उगलवाने के लिए ना दुश्मन कुछ औरतों को हनी ट्रैप करवा नहीं, राज क्या उगलवाने थे, बस उनको होगा कि भाई एक पॉपुलर आदमी है तो इसको ज़रा हम रब्ता रखें तो इससे क्लोज हो जाएं। और फिर उनकी जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे शेखुपुरे की थी फरा गोगी साहबा, तो वो तो कोई अच्छी रेपुटेशन वाली खातून नहीं है, सॉरी मतलब कोई अच्छी रेपुटेशन वाली नहीं है, ठीक है ना। और उसने चीज़ें मिसयूज़ की, और मे भी बुशरा बीबी को भी चीज़ों की समझ ना हो और वो फरा गोगी मिसयूज़ कर गई हो, या और दोस्ती के चक्कर में, जैसे मैं ज़िला नाज़म रहा हूँ, मैंने रहा हूँ, हमारे कई दोस्त कोशिश करते हैं ये ठेका मुझे ले दें, वो मुझे कर दें, तो मेरी तो कोशिश होती है कि हम ऐसे कामों में ना पड़े। ठीक है, जब दुनिया गरीब हो रही थी, लोगों पे कोविड आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, तो वक्त का वज़ीर आज़म, एक मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि हमने सुना था कि उमर फ़ारूक मंबर पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ए लोगों मेरी अतात करो या मेरी बात सुनो, उन्होंने अरबिक में बोला। तो एक शख्स खड़े हुए साहब भी, उन्होंने कहा जी हम अतात नहीं करेंगे। उमर फ़ारूक आज़म को उन्होंने कहा कि हम अतात नहीं करेंगे हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा फ़ारूक आज़म को, अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनका नाम लेते हुए, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि सबसे पहले बताएं, आपका कद बहुत लंबा है, आपने जो बैतुल माल से कपड़ा मिला उसके अंदर आपका जोड़ा बनता नहीं, आपका लिबास बनता नहीं, तो आपने कैसे बना लिया? सवाल किया उन्होंने, बड़ा मशहूर ये ठीक है। रवायत तो है। उन्होंने कहा इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। तो अब्दुल्ला खड़े हुए, उन्होंने कहा जी जो मुझे भी मिला था मैंने अपने वालिद साहब को दे दिया, तो उनका लिबास बन गया। अब उमर फ़ारूक, ये रोंटे खड़े हो रहे हैं, खुदा की कसम इसके अंदर रोंटे आ रहे हैं, फ़ारूक आज़म, उनसे एक बंदा महफिल के अंदर खड़ा होकर सवाल कर लेता ये वाला, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि जिस बंदे ने हमें ये बातें बताई कि जिनके घर में एक आटा चम्मच ज़्यादा चला जाता था, हलवा बन जाता था, तो वो वापस जाके बैतुल माल में चमची कम करवाते थे, वो बंदा कह रहा है कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, मेरे पैसे बढ़ाए जाएं, मैं 300 कनाल के घर में रहता हूँ, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, मुझे किसकी बात आप कर रहे हैं? इमरान खान साहब की बात करूँ। उन्होंने, क्योंकि रियासत मदीना की बात उन्होंने की और किसी ने की थी, नवाज शरीफ ने नहीं की, आसिफ अली जरदारी ने नहीं की, किसी ने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया, इमरान खान साहब ने लगाया। और लगाया तो दिल से लगाया। अरे दिल से लगाया, 300 कनाल के बनी गाला में रह के दिल से नारा लगाया। 300 कनाल या हो या 3000 कनाल का हो, ये कोई जुर्म नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्या अमीर गरीब खुदा ने पैदा किए हैं? देखो, एक अमीर के घर बच्चा पैदा होता है तो खुदा नहीं कर किया है, खुदा ने एक झोंपड़ी वाले को अल्लाह बेटा देता है तो वो खुदा नहीं दिया। जो अमीर और गरीब है ये खुदा ने बनाया, बिल्कुल। अच्छा जब हजरत आदम इस दुनिया में आए, मेरा वो अल्लाह के आजमाइशी हैं, वो सोना किसी को रिज़्क दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है, कुरान पाक में भी है। मैं किसी को बीमारी देता हूँ, किसी को सेहत देता हूँ, ये मेरी आजमाइशी हैं। किसी को अल्लाह ताला सेहत देता है, उसका भी इम्तिहान है, किसी को अल्लाह बीमारी देता है, उसका भी इम्तिहान है। हम सब पर्चा इम्तिहान के अंदर है। अच्छा तो मुझे ऐसे कई दफ़ा लगता है, मैं क्योंकि आप एक रिलीजन को जिस तरह आप जानते हैं मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ। मुझे कई दफ़ा लगता है कि खुदा ने ना ये दुनिया को ही भी जन्नत बनाने की बात की। वो एक लाइन है कि रब्बा तेरी जन्नत लई दुनिया दोज़ख कर बैठे, निकले सा ईद मनान मुहर्रम कर बैठे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें दुनिया को जन्नत बनाना चाहिए? मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास अरबों खरबों रुपया है, तो मेरे बैंक में वो क्या कर रहा है? 2 मिनट में बताता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे उम्र तो याद नहीं है, चौथे आसमां पे एक सितारा निकलता है जो 70,000 साल बाद निकलता है, और मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने पैदा करने वाले की इज़्ज़त की कसम, वो सितारा मैं ही था, मेरे नूर की तो तिजारत करता था। क्योंकि अल्लाह सोने ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को सबसे पहले पैदा फरमाया, सूरज चाँद सितारे फरिश्ते सब बाद में पैदा हुए। तो अब 70,000 को 72,000 से ज़रब दे, ये तो जिब्राइल की उम्र है, कई अरब साल बन जाती है। और क़यामत के बाद तो ये अरब भी ख़त्म, अनलिमिटेड है, असल जहान तो अनलिमिटेड है। इंसानों को भी उस जहां में पैदा किया गया। जब कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो सब ने कहा तू हमारा रब है। हम सब ने कहा
फिर अल्लाह ने आजमाइश के लिए, क्यों, इंसानों को अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों के सदके, कि अपने महबूब की उम्मत को मैं अशरफुल मखलूकात कहूँगा। तो वो फरिश्ते जिन्होंने अरब हा साल अल्लाह अल्लाह की, तसव्वुर करें, जिब्राइल की उम्र का अंदाज़ा लगाएं, और तमाम फरिश्तों की जो उम्रें हैं, कोई कल पैदा हो रहा है तो कोई अरब हा साल पहले के पैदा हुआ है, तो उन्होंने अरब हा साल से अल्लाह अल्लाह की। अरब हा साल से अल्लाह अल्लाह पैदा करने वालों से ये 60-70 साल की इबादत करने वाले ज़्यादा अफजल हैं। तो क्यों? इसलिए कि फरिश्तों को कोई इम्तिहान नहीं पड़ा, अल्लाह ने ये पर्चा इम्तिहान से गुजार दिया। जैसे CSS का बच्चा जो है, थानेदार कितना मर्जी सीनियर हो जाए, DSP से SP से ऊपर नहीं जाता, CSS का बच्चा जो है IG तक चला जाता है। वो कल का छोकरा होता है और बड़े बड़े सीनियर थानेदार उसके मतहत हो जाते हैं। क्यों? वो इम्तिहान दे के आया है। इसी तरीके से जब अल्लाह सोने ने ये इम्तिहान डाल दिया इंसानों के लिए, बाकी मखलूकात के लिए, कि ये तुमसे अफजल क्यों है, ये मेरे महबूब की उम्मत इम्तिहान दे के आई है। तो ये छोटा सा इम्तिहान 60-70 साल का या 100 साल का या किसी का 10 साल का, जो भी अल्लाह ने पसंद किया, तो ये पर्चा इम्तिहान है। झोंपड़ी वाले का भी इम्तिहान है, महल वाले का भी इम्तिहान। नहीं, महल वाले का जिसको अल्लाह ने नवाज शरीफ जैसा महल दिया, उसका हिसाब भी उसका होना है। जिसको अल्लाह ने झोंपड़ी दी, उसका इम्तिहान भी झोंपड़ी का होना है। तो ये समझ लें, जो मैं इसका जो तर्जमा करता हूँ दोस्तों के आगे, उलमा के सामने, कि अगर एग्जामिनर किसी के साथ मेहरबान हो, और मैंने अगर किसी इंटरव्यूज़ करने हैं, तो एक के साथ मैं मेहरबान हूँ, बिल फर्ज इंटरव्यू मैंने करने हैं, तो 10 सवाल करने हैं, या जितनी मर्जी मैं करूँ, मेरा अख्तियार है, बिल फर्ज मेरा अख्तियार है, तो मैं 10 सवाल पूछूंगा, 12 सवाल पूछूंगा। उसने 12 में से 10 बता दिए, 2 का जवाब सही नहीं दिया, मैं नंबर कितने दूंगा? 80%। जिससे मैं मेरी है कि यार इसको ओबलाइज करना है, तो मैं उसको एक ही सवाल देता हूँ, वो एक सवाल के जवाब सही दे देता है, मैं कहता हूँ वेरी गुड 100 बड़ा 100 नंबर। हालांकि उसने 10 सवाल के जवाब सही दिए, उसके 80% नंबर। जिसने एक ही सवाल से पूछा और एक ही जवाब सही दे दिया, 100 बड़ा 100 बड़ा नंबर। ये अल्लाह की मेहरबानी है, जिसको आपने थोड़ा दिया है कि उसका सवाल ही छोटा होना है। नहीं तो ऐसा तो गरीबों ने तो छेती पास हो जाना है। नहीं अगर तो जो जिनको अल्लाह ने लंबा माल दिया, इन्होंने लाइनों में लगे होना है। अरे नहीं, उधर ये महलों वाले छितर खा रहे होंगे और गरीब ऐसे कर रहे होंगे। अच्छा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने भी तो फरमाया ना, रब्बुल मुशरिकीन व रब्बुल मगरिबीन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मशरिक़ व मगरिब का रब है, मशरिक़ व मगरिब का रब हूँ, और मेरी कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। तो क्या वो जो नेमतें थी खुदा की, वो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए वापस कर दी? ना, असल नेमतें क्या हैं? असल नेमतें क्या हैं? देखिए, गरीब के बच्चे अदील भाई, ना, ठहर। आज तो एजुकेशन बड़ी आम हो चुकी है। अभी मैंने आपसे पहले बात शुरू करने से पहले गले के ऊपर आप रहनुमाई कर रहे थे। एक गले की हिस्ट्री पढ़ें तो पहले एक है, हम खाते हैं, हम उधर से सांस भी उधर ही लेते हैं, वो ऑटोमेटिक दाएं बाएं होता है, सांस लेते उधर, खाना खाते उधर, हमको उसको डायरेक्शन नहीं देते। आगे फिर 2 हैं वो जो बोलने में मदद देते हैं, ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, हमको गाइड नहीं करते। फिर आगे गुर्दे को ले लें, एक एक आँख को ले लें, एक एक चीज़ अरबों रुपया लगा दें, इस जैसी आँख बन सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी नेमत ये है जो अल्लाह ने सबको दी हुई है। यानी कि बाप एक मोहल्ला जो नवाज शरीफ साहब सारे मोहल्ला दे दें, अपनी आंखें निकलवा दें, तो कोई साइंसदान ऐसी आंखें निकाल के नवाज शरीफ साहब को दे सकता है? अच्छा, आपका नवाज शरीफ से तो बहुत ज्यादा प्यार था। नहीं, आज भी है। नहीं तो फिर प्यार है तो नाम लेता हूं। आप नहीं, आपने मिस्टेक्स अभी तक जितनी गिनाई ना, वो इमरान खान की गिनाई, लेकिन आप जो बात करते हो वो हम नवाज शरीफ साहब के बारे में करते हैं। कोई के जी वो महल, ये वो, देखिए महल तो फिर अलीमा खान साहिबा ने भी बनाए हैं। नहीं देखिए, उन्होंने भी वो भी नवाज शरीफ साहब को दौलत से प्यार ज़रा ज़्यादा है। वो इसलिए मुझे गुस्सा उन पर इस मामले में है कि दौलत से जितना वो प्यार करते हैं ना, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आपको लगता है कि जितनी दौलत अभी उनके पास, अगर उनको अभी मौका मिले तो फिर भी दौलत से प्यार करेंगे कि इस बार वो मुल्क के बारे में सोचेंगे? ये मेरे बड़े भाई मियाँ खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कहते होते थे ये दौलत का भी नशा होता है। जैसे हीरोइन का नशा लग जाता है ना, हीरोइन पीने वाले को पता है ये बुरी चीज़ है, उसको ये भी पता है ये नुकसान देती है, पर छोड़ता नहीं है। ऐसे जिसको दौलत इकट्ठी करने का नशा लग जाता है, उसको पता है ये बेकार है, उसके किसी काम नहीं आनी, लेकिन उसकी आदत ख़त्म नहीं होती। अच्छा, अब आपसे बड़ा एक मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है, आपसे एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है मेरा। अभी हमारे प्रोग्राम में एक खातून आई जिनका नाम है अफशा लतीफ़, और वो काशाना स्कैंडल था उनका एक, जिसमें वो उनकी सुपरिटेंडेंट थी, और शायद आपने सुना हो, आपकी नज़र से कुछ बातें गुजरी, कि उन्होंने एक बड़ा हौलनाक इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा बीबी, मैंने वो आपका प्रोग्राम जी, उनके बुशरा बीबी ने जादू टोने के लिए 25 मासूम बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया। मैं नहीं मानता ये।
अच्छा, पता नहीं वो किस तरीके से कह अच्छा, रही है। जादू के ऊपर थोड़ा सा आप बताएं, क्या ये होता है? बिल्कुल जादू होता है। जो अल्फाज ऐसे हैं जो अफेक्ट रखते हैं, जितने भी अल्फाज हैं, हम जो कुरान पाक की आयत पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करते हैं, तो वो अल्फाज का तासीर होती है, अल्लाह के नाम की तासीर है। तो अब वो करने वाले की अपनी उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी है, असरअंदाज उस हिसाब से होएगा। उषा बीवी की प्रैक्टिस है इसके ऊपर? देखिए, वो जो मेरा गुमान है दूर से, मैंने करीब से तो देखा नहीं उन्हें, कि वो अल्लाह अल्लाह की तरफ उनकी रुझान यकीनन क्या है, और जो मैं समझता हूँ, अब रियलिटी तो है वो नहीं। जादू हलाल है जो वो कर रही है? नहीं, जादू तो हराम है, लेकिन अगर कुरान पाक पढ़ के या अल्लाह का नाम लेके कोई अमलियात किए जाएं, वो जायज़ हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन है। आपने कहा कि अभी तक कोई 1,24,000 कमोपेश जो अंबिया किराम है उनमें कोई खातून नहीं थी, औरत पीर का दर्जा नहीं ले सकती। इमरान खान ने उनको पीर माना। नहीं, वो तो मैं खान साहब की बात पे हमेशा हंसता हूँ, ये कैसे उसको कह देते हैं कि जी पीर साहब पीर। अच्छा, एक दफ़ा जब गुर्बत बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग मुफलिसी में तड़प रहे थे, कोविड का दौर था, तो वक्त के वज़ीर आज़म, रियासत मदीना के चैम्पियन, वो टीवी पे आके कहते हैं फ़रा का क्या कसूर है। रियल एस्टेट के अंदर लोग पैसा बना रहे थे। अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपको क्लिप सुना सकता हूँ, उन्होंने कहा रियल एस्टेट में लोग पैसा कमा रहे थे, तो फ़रा ने भी रियल एस्टेट का काम कर दिया, इसलिए उसने अरबों रुपया बनाया। तो क्या ये जायज़ था खान साहब का कि एक औरत के लिए आके वज़ीर आज़म का, शाह महमूद कुरैशी साहब साथ बैठे थे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि जी फ़रा बेकसूर है? नहीं, ये खान साहब की गलती है, और खान साहब मिसयूज़ हुए इस मामले में। देखें ना, एक होता है दानिस्ता, एक होता है ना दानिस्ता। अच्छा, खान साहब तो फिर दानिस्ता तो उनमें कोई बात रही ना, क्योंकि उन्होंने जितनी भी हमारे पूरे 1 घंटे का टॉपिक है, इसके अंदर एक भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिली इमरान खान साहब की जो उन्होंने बेहतरी कर दी। वो रियासत मदीना नहीं ठीक चला सके, वो शादी ठीक से नहीं चला सके, वो हुकूमत ठीक से नहीं चला सके, वो टीम ठीक से इकट्ठी नहीं कर सके, सारी बातें आपने बोली। वो फराह गोगी के लिए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उन्होंने उस्मान बुज़दार बुशरा बीबी के कहने पर पॉइंट कर दिया। तो अभी तक की तो सारी बातों में अगर दानिस्ता तौर पे भी एक बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इस काबिल नहीं है। मैं 2 मिनट में अगर तबसरा करूँ ना, खान साहब की जितनी भी खूबियाँ हैं, जितने भी उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो उनके खिलाफ ऐसे फजा नहीं थी जी, ठीक है, और अदारों ने भी सपोर्ट की, बेपनाह मदद की। जैसे आज नून लीग को मदद की जा रही है, उस वक्त तहरीक इंसाफ को मदद की। इसके बावजूद खान साहब 51% MNA नहीं बना सके, ना ही MPA बना सके। ठीक हो गया ना? इसका मतलब क्या हुआ कि खान साहब का बयानिया लोगों ने उस तरीके से भाई नहीं किया जैसे वो एक्सपेक्ट करते थे, और फिर इधर उधर जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाई गई। लेकिन जब हुकूमत बन गई तो जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, अक्सर खान साहब अपनी हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि खान साहब लोगों को सेटिस्फाइड अपने अंदाज़े हुकूमत से नहीं कर सके, और उनकी ग्रिप भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर उस तरीके से नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है ना? और इन चीज़ों को तो मैं ज़ाती तौर पे भी हरफ तनकीद बनाता रहा हूँ, दोस्तों में, MNAs में, मिनिस्टर्स में बैठकर, बाहर पब्लिक में तो कभी बात नहीं की थी, लेकिन अपने जो सीनियर साथी हैं उनसे मैं ज़रूर ये बातें करता था। तो ये खान साहब की खामियाँ थीं। अब जब खान साहब की उन खामियों को देखते हुए ये नून लीग और जरदारी साहब ने देखा कि इनको गिरा दें, और उसके बाद इनका हम इलेक्शन आराम से कराएंगे, अगर ये फ़ौरन इलेक्शन करा देते तो शायद कोई रिज़ल्ट और होता। लेकिन एक गलती इनसे ये हुई कि नून लीग से तो लोग पहले तंग थे और ख़िलाफ़ हो चुके थे, लेकिन जब इमरान खान को निकाला तो दोबारा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनाते मोहम्मद खान जुनेजो साहब की तरह किसी गैर मारूफ आदमी को, या उस्मान बुज़दार साहब की तरह किसी गैर मारूफ आदमी को, तो कोई रिएक्शन नहीं आना था। ऊपर शहबाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस चीज़ से एक रिएक्शन आया, उस रिएक्शन का बेनिफिट इमरान खान साहब को हुआ। इमरान खान साहब को जो बेनिफिट हो रहा है उनकी खूबियों की वजह से नहीं हो रहा। अभी जो खान साहब को जो बेनिफिट हो रहा है, अभी जो हो रहा है नून लीग की नलायकियों की वजह से हो रहा है। अभी जो हो रहा है बेनिफिट है उनका, खान साहब का जो अभी चल रहा है उनके साथ पब्लिक के अंदर। तो आप जितना मर्जी देख लें, कोई नवाज शरीफ का कोई नाम नहीं लेता, जरदारी का कोई नाम नहीं लेता, पंजाब में कम अज़ कम। अगर पब्लिक को सवाल करेंगे तो इमरान खान का नाम लेंगे। और मैं तो खुद समझाता हूँ कि यार खान के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है कि वो हुकूमत सही मैनेज कर सके। हाँ, खान की नीयत ठीक है, खान चोर नहीं है,
लेकिन ऑर्गेनाइज करने की ये तो जो घड़ी- क्वालिटी नहीं, होनी नहीं, चाहिए वो तो- थी वो नहीं है। प्रूवन चोर है, उन्होंने तोशा खाने से घड़ियां चोरी की। साइमन, नहीं। देखिए साइमन क्लार्क नहीं नहीं नहीं, वो ये मरियम साहबा और शबाज साहब पता नहीं क्या कुछ वहां से ले गए। अच्छा, तो यानी कि दो चोर जब हों तो छोटा चोर नहीं अच्छा वो होता है। चोरी है ही नहीं, वो राइट था उनका, चोरी क्या है, तो ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस चल रहा, वो भी गलत केस है। अरे वो तो क्या वो इमरान खान के नाम लग गया? उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, एक यूनिवर्सिटी को एक डोनेशन दिला दिया, ये कौन सी बुरी बात है? अरे वो ठीक है। अच्छा, अगर आपको आज मौका मिले किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का, तो वो कौन सी होगी? नहीं, मैं देखें किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तैयार नहीं हूँ। मेरा इस वक्त जो नज़रिया चल रहा है, जो अरसा जब मैं ज़िला नाज़िम था उस वक्त ही मैंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, 2005 की बात है। और आज तक मैं सोचता हूँ ना कोई ज़िला नाज़िम ऐसा काम कर सका, ना कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उस तरफ तवज्जो दी। मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा है सियासतदानों के ऊपर। सबसे पहले आपके एजेंडे में होना चाहिए कि कराची से पेशावर तक कोई भूखा ना सोए, कोई बच्चा दूध पिए बगैर ना सोए, 2 साल तक की उम्र का बच्चा, 5 साल की उम्र का बच्चा स्कूल में नजर आए, कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर एक बंदा भी मिल जाए कि वो बीमार था तो इलाज नहीं हो सका, तो वजीर आजम को रिजाइन दे देना चाहिए। तो ये तो कोई सोशलिस्ट कराची से पेशावर तक एक बच्चा मिल जाए 5 साल की उम्र का कि वो स्कूल नहीं जा रहा, ख्वाह वो पहाड़ों में रहता हो ख्वाह रेगिस्तान में रहता हो। अब प्राइम मिनिस्टर कहे जी ये तो रेगिस्तान में था, तो मैं कहता हूँ फिर तुम रेगिस्तान के वजीर आजम क्यों बन गए अगर तुम रेगिस्तान को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे? ठीक है ना, फार्मूला मैं बताता हूँ। इसके ऊपर तो मैंने बतौर जिला नाज़िम काम किया अल्लाह के फजल से। जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था 2 सालों में पूरे ज़िले में हमने तमाम बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराया, दाखिल कराया, और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से हम आगे लेकर गए। तमाम हॉस्पिटल्स को ऑर्गेनाइज किया और सरकारी अस्पतालों का रिजल्ट हमने प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर कर दिया। यार मेरे जैसा बंदा, एक जो सिर्फ एक सिंपल जिला नाज़िम था, जिला नाज़िम के पास कौन सी इतनी ताकत होती है? नीयत ठीक थी, हमने कर दिया। तो ये चीज़ें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? तो आज मेरा तो सिंपल ये बात है, सबसे पहले रोटी, सेहत और तालीम, फिर गलियां सड़कें और बाकी सब तमीर। ये नारा जो सियासतदान लगाएगा और मेरे साथ बैठ डिबेट कर ले, रोटी कराची से पेशावर तक मुफ्त बांटने का। आप अपनी पार्टी तो नहीं बना मुफ्त बांटने का मैंने तरीका, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, फरियाल तालपुर साहबा से को पूछे, उनको याद होगा, मैंने जाकर उनको फार्मूला दिया। मैंने कहा जी रोटी कपड़ा मकान भट्टू का नारा था। इस तरीके से आप आटा दूध हर घर में पहुंचा सकते हैं, अमेरिका की मदद लिए बगैर, अक़वाम मुत्तहिदा से मदद लिए बगैर, अपने रिसोर्सेज के साथ। मैं MA इकोनॉमिक्स मैंने किया हुआ है और बतौर जिला नाज़िम अपना बजट मैं खुद बनाता रहा हूँ। ये बात मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। इसहाक डार साहब अपना एक बजट बनाए और 6 माह सेक्रेटरी खजाना मेरे पास छोड़ दें। इसहाक डार से मैं अच्छा बजट ना बना सका तो सारी उम्र सियासत छोड़ दूंगा। क्यों? मेरे अंदर अल्लाह के फजल से इखलास है। हमने बुजुर्गों के मसले पे सारा कुछ सीखा है, लेकिन नेक नीति से मैंने बजट ज़िले का बनाता रहा हूँ। मेरे ज़िले का बजट पूरे पंजाब में नंबर 1 गिना जाता रहा। सिर्फ क्या चीज़ थी? खलूस नीयत था। और DCO DPO मेरे से सीखते थे। जितने DCO मेरे साथ रहे हैं उनसे पूछे। जाते जाते उनकी आज भी मेरे साथ मोहब्बत है। जाते जाते मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बड़ा स्पेसिफाई करके। इमरान खान, अगर आपको चूज़ करने की ऑप्शन मिले, इमरान खान, नवाज शरीफ, हाफिज़ आसिम मुनीर, किसको चूज़? हाफिज़ आसिम मुनीर? नहीं, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब तो फौजी अफसर हैं, और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को रिजाइन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये पीछे हट जाएं, सियासत ठीक हो जाएगी। अभी आपने बताया ना कि असल मसला सियासतदानों का इस मुल्क में। हाँ। फौज का मसला नहीं है। फौज का क्या मसला है? इस मुल्क के अंदर जो फौज जब इन्वॉल्व होती है सियासतदानों की गैर आइनी इक़दाम की वजह से, जब ये गैर आइनी इक़दाम करते हैं तो फिर उनको भी गुस्सा आ जाता है। अगर आप मुझे पूरे 1 मिनट में एक कंसाइज वीडियो क्लिप बना दें छोटा सा, जिसमें आप मुझे बात बता दें कि इस मुल्क में मसला किसका और फौज का कोई नहीं है, तो जो खास करके एक ऑडियंस जनरेट हुई है जो फौज के खिलाफ है, ये क्लिप हम उनके लिए चलाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पर देखें। जब सियासतदान गैर आइनी इक़दाम करते हैं, भट्टू साहब ने गैर आइनी इलेक्शन कराए, जाली इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए, क्या आइन इजाज़त देता है? तो फिर फौज को भी आइन छोड़ के उसका सद्देबाब करना पड़ गया। जब नवाज शरीफ साहब गैर आइनी तरीके से अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे और आर्मी चीफों का मजाक उड़ा रहे थे, तो फिर जब वो गैर आइनी इक़दाम किए तो फौज को भी आइन पीछे रख के इन्वॉल्व होना पड़ गया।
एक जुमला बोला जाता फिर है इमरान खान की बात और करें। और इमरान खान साहब भी, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिला रहे, मीट के नहीं कर रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने वो नहीं देना, मैं कहता था उस वक्त भी कि यार तुमसे एनआरओ मांगता कौन है, तुम दे भी कैसे सकते हो? प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से एनआरओ दे सकता है? पकड़ना है तो पुलिस ने पकड़ना है, अदारों ने पकड़ना है, छोड़ना है तो अदालतों ने छोड़ना है। वजीर आज़म किसी को कैसे छोड़ सकता है? आप एक ऐसा जुमला क्यों बोलते हैं जो आपके अख्तियार में नहीं है? मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने एनआरओ नहीं देना, इन चीज़ों से आपने चढ़ा दिया लोगों को और गलत माहौल पैदा कर दिया। और फिर मिलिट्री के खिलाफ एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि जी न्यूट्रल क्यों रहे, वो न्यूट्रल सही रहे, आपने खुद उन्हें कहा न्यूट्रल रहे, और वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल ही रहना चाहिए था। जब आपने बदनामी शुरू की चौक चौराहे में कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, ये तो अपना मीर जाफर मीर सादक होते हैं, फिर उनके अंदर भी एक रिएक्शन आया, उन्होंने बताया कि हम आपको बताते हैं जानवर होता क्या है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, आज मैडम जासमीन राशिद तकलीफ में है, आज चौधरी एजाज साहब तकलीफ में है, आज महमूद रशीद तकलीफ में है, इस सब का मुजरिम इमरान खान है। बिल्कुल चौधरी परवेज़ अली तकलीफ के अंदर है, परवेज़ अली के तो अपने भी गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन ये बाकी तो शरीफ लोग थे, ठीक है ना। लेकिन खान की ऐसी बेवकूफ़ियाँ कि ये कोई तरीकाकार है कि एक आप अदारे के ऊपर इल्ज़ाम कर रहे हैं, अदारे के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये तो खान का इतना बड़ा जुर्म था। और जुर्म क्या खान साहब का कि आपने खाम खा एक अदारे को जिसका कोई आपकी हुकूमत गिराने में रोल नहीं था, उनको अपने बदनाम करना शुरू किया। चौक चौराहे के अंदर तमाचा लगाना शुरू कर दिया कि ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल क्यों रहे, ये न्यूट्रल जो मीर जाफर मीर सादक, ये जानवर, न्यूट्रल तो जानवर होता है। जब आप तमस्कर उड़ा रहे हैं और चौकों के अंदर नौजवानों को भड़का रहे हैं, तो क्या उस अदारे के अंदर गैरत नहीं है? उनके अंदर नौजवान नहीं है? उनके अंदर हमारे बहन भाई नहीं है? उनके अंदर भी गुस्सा आना था। और मैं ये चीज़ें पहले ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे शदीद खतरा था ये तमाशा लगेगा, लेकिन खान साहब को नहीं समझ आ रही थी। और जो खान साहब कर रहे थे सरासर गलत कर रहे थे और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। खान साहब ने अदम एतमाद जो हुई उनकी अपनी नालायकी की वजह से हुई। फौज ने कोई किरदार उसके खिलाफ नहीं किया। मैं तो विटनेस हूँ। आ जाए मेरे साथ, महमूद रशीद साहब बैठ जाएं, चौधरी एजाज साहब बैठ जाएं, असद उमर साहब बैठ जाएं, महमूद शाहमुद कुरैशी बैठ जाएं, खुद इमरान खान साहब बैठ जाएं, ये साबित कर दे कि मिलिट्री इनके खिलाफ कोई इकदाम किए। मिलिट्री तो न्यूट्रल थी और न्यूट्रल ही रहना चाहिए था। आप सियासतदान हैं, आप संभालिए अपनी गवर्नमेंट, आप नहीं संभाल सके, अपनी नालायकी की वजह से मलबा उनके ऊपर डाल दिया। फिर जब आप एक अदारे को बदनाम कर रहे हैं, दिन रात लोगों के अंदर एक इश्तियाल दिला रहे हैं, तो फिर क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं आएगा? आज जो अदारे के अंदर गुस्सा आया और फिर वो ठुकाई जो कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक ठुकाई कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि लेकिन जो हो रहा है हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, शरीफ लोगों के साथ, कई खवातीन अंदर हैं, तकलीफ वाली बात है, ज्यादती हो रही है। लेकिन इसका मुजरिम कौन है? इमरान खान। जी, अब हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हमारे हमें कभी कभार टाइम दिया करें, क्योंकि आपके पास जो इल्म का ख़जाना है, जो नहीं, कोई इल्म नहीं है, सिर्फ नेक नीति अखलास है। ये तो ना करें, इल्म तो फिर आप जैसे लोगों से बंदा सीखता है। और जो इल्म का ख़जाना है आपके पास, सियासत का ख़जाना, फिर इस्लाम का ख़जाना, आपके पास जो ख़जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे ख़जाना वो निकलवाएं और लोगों तक पहुंचाएं। नहीं, हाज़िर है, हमेशा सच्ची बात करने की कोशिश की है और जो ट्रू बात है वो इंशाल्लाह ताला। जाते जाते मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप शेयर करें, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसे पॉलिटिशियन है, ये वाहिद ऐसे एक इस्लामिक स्कॉलर हैं कि अगर मैं इनको व्हाट्सएप पे भी कहूँ ना कि आपसे कोई ये बात पूछ रहा है, तो ये उसका जवाब दे देंगे। तो आपके जितने क्वेश्चंस हो इनसे जो आप करना चाहते हैं वो हमसे शेयर करें, नीचे लिखें कमेंट्स में, उनके बारे में बताएं। हम ज़रूर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके बारे में बात करें, और हमारे जो अभी इखलाकी मसाइल हैं, हमारे जो दीनी मसाइल हैं, हमारे जो रियासती मसाइल हैं, उन तीनों पर इनसे रहनुमाई हम लेते रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको आज खुश रखे। मज़ा ही आ गया आपके साथ, आपकी सोबत में बैठ के। तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर तकलीफ देंगे जी, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू।